बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कशन की थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 पर, जिसमें स्कोप ऑफ टैक्स के बारे में बताया गया, जिसमें देखा था कि टैक्स विल बी चार्ज किस पर, पर्सन पर, कब, एवरी टैक्स ईयर, हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। तो फिर हमने कल अच्छी तरह डिटेल में टैक्स ईयर को देखा था और कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर्स। फिर बात आई थी कि इस पर पर्सन पर, फिर हमने देखा था कि 7 लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया पर्सन की डेफिनेशन में। पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, जिसमें कौन था? इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, तो अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद है जी कंपनी। ठीक है ना, इनकम टैक्स पर्पस के लिए कंपनी को भी क्या कहा गया? पर्सन कहा गया। तो मैंने कहा था यहाँ लिखे हुए 7 एलिमेंट्स हैं, हम इसमें सिर्फ 3 को याद रखेंगे। इंडिविजुअल को याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को याद रखेंगे और कंपनी को याद रखेंगे। इन तीनों का जो सम है बेसिक, इन तीनों को जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर बाकी जो है हमारी पूरी वर्किंग में कहीं पर काम नहीं आएंगे। तो आइए पहले डिफाइन करते हैं कि कंपनी क्या है, कि कंपनी क्या है। जी, तो कंपनी इंक्लूड्स फॉलोइंग। लॉ ने जब कंपनी को डिफाइन किया इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो इन 8 लोगों को क्या कहा उसने? 11 को कंपनी कहा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। जैसे कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2017 में लिखी गई है, या 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हुआ करता था, जो डेफिनेशन कंपनी के उस लॉ में है, इनकम टैक्स लॉ में वही डेफिनेशन यूज की जाएगी। उसके बाद देखिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था स्मॉल कंपनी का। तो स्मॉल कंपनी को भी कंपनी कहा जाएगा। ठीक है ना, स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2, हम अपने इसी सिलेबस में पढ़ेंगे कि स्मॉल कंपनी किसको कहा जाता है। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसा इदारा जो नंबर ऑफ पर्सन पर मुश्तमिल है, ऐसा इदारा जिसमें लोग मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी लॉ के तहत बनाया गया हो, उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा इदारा है जो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले बना है और बॉडी कॉर्पोरेट है, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पहले का बना हुआ है, या पाकिस्तान के किसी दूसरे लॉ के तहत बनाया गया, उसको भी क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। जैसे आई कैप हो गया, आई कैप हो गया, आईसीएमए हो गया। आई कैप बेसिकली क्या? मेंबर्स का एक इदारा है जिसमें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स बनते हैं और वो मिलकर इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। तो दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज अ बॉडी। और आई कैप का अपना एक लॉ है, उसके तहत ये बनाया गया, असेंबली ने लॉ अप्रूव किया, उसके तहत वो आई कैप का इदारा है। आईसीएमए का है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया। ये सारे के सारे बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट्स कहलाते हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे लॉ के तहत बनाए गए। उसके बाद है मुदारबा। अगर कोई पर्सन मुदारबा के तहत रजिस्टर्ड होगा, उस मुदारबा के तहत रजिस्टर्ड पर्सन को भी क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा, इनकम टैक्स पर्पस के लिए। अब मुदारबा में होता यह कि एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लगाता है, दूसरे बंदे की टेक्निकल स्किल्स होते हैं, और ये दोनों मिलकर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को मुदारबा ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के और भी कवानीन हैं। अगर 2, 3, 4 बंदे मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें और अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट में जाकर रजिस्टर करा लें, तो अगर वो अपने आप को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कराएंगे तो उन्हें एओपी कहा जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप को मुदारबा ऑर्डिनेंस के मुताबिक जाकर रजिस्टर कराते हैं, तो उन 4-5 लोगों की जो पार्टनरशिप है जिसको उन्होंने मुदारबा के तहत रजिस्टर्ड कराया, उसे कंपनी कहा जाएगा। और जब इस पर टैक्स लगाने की बारी आएगी तो इस पर कंपनी के मुताबिक टैक्स लगेगा। इस पर किस पर? मुदारबा पर। उसके बाद है अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज यानी पाकिस्तान के मुल्क से बाहर कोई इदारा बना, रजिस्टर्ड हुआ और वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जिस मुल्क के तहत, जिस मुल्क में वो इदारा बनाया गया था, वहां का मुल्क का कानून उसे कंपनी कहता है, इनकॉर्पोरेशन कहता है, तो हम भी उसे कंपनी कहेंगे। पाकिस्तान में कई सारी फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन वो किसी फॉरेन लॉ के तहत बनाई गई हैं, जो उनके अपने मुल्क का कानून अगर उन्हें कंपनी कहता है, तो हम भी उसे क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। हम भी उसे कंपनी कहेंगे। अब फॉरेन एसोसिएशन, एसोसिएशन पार्टनरशिप को कहते हैं। अब फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे उस पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट किया गया या नहीं किया गया, विच बोर्ड हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। एक ऐसी पार्टनरशिप जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क के कानून के तहत वो पार्टनरशिप बनाई गई थी, तो अगर बोर्ड उस पार्टनरशिप को कंपनी डिक्लेयर कर दे तो उसे फिर कंपनी कहा जाएगा, चाहे वो पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्टनरशिप ही क्यों ना हो। अगर बोर्ड ने उस एसोसिएशन को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी डिक्लेयर कर दिया तो उसे फिर कंपनी ही कहेंगे, चाहे वो जिस लॉ के तहत बनाई गई वो कंपनी का नाम भी हो।
अब बोर्ड जो ऑर्डर पास करेगा वो जनरल ऑर्डर भी हो सकता है कि जो जो इस कैटेगरी में फिट होगा वो कंपनी कहलाएगा, या स्पेशल भी हो सकता है, उसी का नाम इशू किया जाए कि आप पार्टनरशिप नहीं, आप कंपनी है, तो उसको फिर कंपनी कहा जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कंपनी कहा जाता है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करती है, वहां से प्रॉफिट भी आता है, तो उसको भी टैक्स किया जाता है। ठीक है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कंपनी कहा जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को भी क्या कहा जाएगा, कंपनी कहा जाएगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब फाइनेंस सोसाइटी, यानी ऐसी फाइनेंस सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो अपने मेंबर को लोन देती है, उधार देती है, कम इंटरेस्ट पर देती है, तो फाइनेंस सोसाइटी या अदर सोसाइटीज को भी कंपनी कहा जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनी कहा जाएगा, और ट्रस्ट और इक्विटी ट्रस्ट और बॉडी ऑफ पर्सन इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड इन पाकिस्तान एंड अ स्मॉल कंपनी, इन सारे सबको क्या कहा जाएगा, पर्सन कहा जाएगा। ट्रस्ट को भी यहाँ पर्सन कहा गया, हम इसी चैप्टर के आखिर में जाकर ट्रस्ट को भी डिफाइन करेंगे। तो कंपनी का मतलब क्या है, इन 11 को कंपनी कहा जाएगा, इन 11 को। हमारे पेपर में कंपनी का न्यूमेरिकल नहीं आता, हमारे पेपर में न्यूमेरिकल कंपनी के बारे में नहीं पूछा जाता। हमारी कंपनी में कंपनी के बारे में 4-5 बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, वो ये पूछा जा सकता है। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जा सकता है, ये छोटी छोटी बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या हुआ जी, पर्सन कितने, 3 हम याद रखेंगे, वैसे 7 हैं। अगर क्वेश्चन में पर्सन के बारे में पूछे जाए तो फिर आप ये 6-7 पूरे लिखेंगे, अदरवाइज हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, कंपनी की, तो इन 11 को क्या कहा जाए, कंपनी कहा जाएगा। अगर पेपर में सवाल आता है डिफाइन कंपनी एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और सवाल है 3 नंबर का, तो फिर आप इनमें से 5-6 भी लिखते काफी हैं। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है फिर आपको ये 11 पॉइंट पूरे लिखने पड़ेंगे, लेकिन कभी भी छोटी डेफिनेशन 5 नंबर की एग्जामिनर नहीं पूछ रहा होता। ठीक है, तो ये मार्क्स के हिसाब से आपने डाटा बनाकर लिखना है। तो हमने कहा जी कंपनी, इन 11 को लॉ ने क्या कहा, कंपनी कहा। इन 11 को लॉ ने क्या कहा, कंपनी कहा। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए एक और डिस्कशन भी है कि कंपनी की फिर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी और एक को हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। एक को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, देखिए मैं आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। अगर एक कंपनी जो कंपनी तो हो एंड पब्लिक कंपनी ना हो, उससे प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। इफ देयर इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज प्राइवेट कंपनी। तो एक कंपनी पब्लिक कब होती है, उसके लिए हमें 5-6 पॉइंट बताए गए। अगर इन 5, 6, 7 में से कोई एक कंडीशन भी मीट कर जाए, उसको क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। इनकम टैक्स पर्पस के लिए पब्लिक कंपनी पर टैक्सेशन और तरह की है, प्राइवेट कंपनी पर टैक्सेशन और तरह की है, क्योंकि इनके टैक्स की कैलकुलेशन एप्लीकेशन अलग अलग है। इसलिए लॉ पहले आपको सिखाता है कि पब्लिक कंपनी कौन सी है और प्राइवेट कंपनी कौन सी है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि पेपर में ये वाला पॉइंट कई दफा आपको पास पेपर में नजर आएगा, पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी दो तरह से एग्जामिनर ने पेपर में पूछा हुआ है। कभी कभी डेफिनेशन के तौर पर डिफाइन अ पब्लिक कंपनी, लेकिन सम टाइम क्या करता है, सिनेरियो बनाता है। इनमें जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से कोई सिनेरियो बनाकर आपसे पूछेगा कि बढ़ के बताइए कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो फिर हमें कॉन्सेप्ट याद होगा, हम इसको इजीली डिटरमिन कर पाएंगे। इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं है। तो आइए पढ़िए, अ कंपनी हुज 50% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक कंपनी है, लेट्स से जे लिमिटेड। अगर इस जे लिमिटेड के 50% या अबव, यानी 50% से ज्यादा शेयर्स, 50% अबव 50% शेयर्स किसके पास हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या किसके पास हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, तो इस कंपनी को फिर पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। अगर एक कंपनी के शेयर्स 50% से ज्यादा फेडरल के पास हो या प्रोविंशियल के पास हो, इसको क्या कहा जाएगा, कंपनी कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़िए, अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। लेट्स से एक कंपनी है जी के लिमिटेड। अगर इसके 50% से 50% या 50% से अबव शेयर्स किसके पास हो, वो फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, यानी बाहर के मुल्क की हुकूमत के पास हो, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, तो इस कंपनी को फिर क्या कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। वो दुनिया की किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, चाइना की हो, सऊदीया की हो, यूएसए की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो कंपनी इसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती होगी, उसको फिर हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे, पब्लिक कंपनी। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। जी लेट्स से एक कंपनी है जी ए लिमिटेड।
कौन जी? ए लिमिटेड। इस ए के 50% या मोर शेयर्स हैं जी बी लिमिटेड के पास। किसके पास जी? बी लिमिटेड के पास। अब ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है ना। एक कंपनी ए लिमिटेड है, इसके 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? बी लिमिटेड के पास हो। और जो बी लिमिटेड है विच इज ओन्ड, ओन्ड का मतलब होता है पूरे 100% शेयर्स। ओन्ड का मतलब होता है 100% शेयर्स। अगर इस बी के 100% शेयर किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। तो इस सिनेरियो में जो ए लिमिटेड है इसको क्या कहा जाएगा? ए को फिर पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। अ कंपनी विच इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय बी। कौन है? बी एक फॉरेन कंपनी है। बी क्या? एक फॉरेन कंपनी है। विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स के आपस में मसले मसाइल होते हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते होते, तो फिर लेट्स से दो कंपनी से, कंट्री की बात कर रहा हूं, एक कंट्री एक्स है और एक कंट्री वाई है। इन दो कंट्रीज का आपस में गड़बड़ है, एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत नहीं देती एक को। अब ये एक्स कंपनी गया फॉर एग्जांपल की थर्ड कंट्री में, लेट्स से यूके में गया। ये एक्स कंट्री थर्ड कंट्री यूके में गई, यहां पर इसने क्या कर ली? कंपनी रजिस्टर करा ली। अब ये कंपनी फिर इस मुल्क में आकर बिजनेस करती है। अब इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई ना, तो दुनिया में ये कुछ चल रहा है। अगर दो कंट्रीज के आपस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं होती तो फिर क्या करते हैं? किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पर एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं और वो कंपनी इधर भेजी और जो बिजनेस इसने डायरेक्ट करना था वो इसके थ्रू करना शुरू कर दी। तो इधर पाकिस्तान में भी ऐसे है। अगर एक कंपनी दैट इज जिसके 50% से ज्यादा शेयर किसके पास हो? फॉरेन कंपनी के पास हो, और वो फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, तो इस कंपनी को फिर क्या कहा जाएगा? पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। इसको पब्लिक कंपनी कहा जाएगा, इसको फिर पब्लिक कंपनी कहा जाएगा जी। आ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जी? पॉइंट नंबर 4। एक कंपनी है जो है ही फॉरेन कंपनी, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, विच इज ओन्ड बाय, ओन्ड जब ओनरशिप का मतलब आएगा ना, इसका मतलब कितने परसेंट शेयर्स? 100% शेयर्स, ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो इस फॉरेन कंपनी को फिर पब्लिक कंपनी कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है जहां पर पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज और सेल किए जाते हैं। अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड शुड रिमेन रजिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अगर एक कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो तो फिर साल के आखिर तक रजिस्टर्ड रही भी हो, यह ना हो कि साल खत्म होने से पहले डी रजिस्टर्ड हो जाए। तो अगर वो साल के आखिर तक रजिस्टर्ड रही तो उसको पब्लिक कंपनी कहा जाएगा, लेकिन अगर साल खत्म होने से पहले वो डी रजिस्टर्ड हो जाए उसको फिर प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा, फिर उसे पब्लिक कंपनी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, अ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक। एक ऐसा यूनिट ट्रस्ट, एक ऐसा इदारा जिसके यूनिट्स होते हैं जो शेयर पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं तो ट्रस्ट के यूनिट्स होते हैं, वो वाइडली ट्रेड किए जा सकते हैं, तो उस ट्रस्ट को भी क्या कहा जाएगा? पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। और एनी अदर ट्रस्ट डिफाइंड बाय ट्रस्ट एक्ट 1882। जो ट्रस्ट है इसकी डेफिनेशन अभी पेंडिंग है, तो पहले 5 डेफिनेशन में से कोई पॉइंट आपको समझ ना आया पूछे, मैं समझाता हूं। फर्स्ट 5 पॉइंट में अगर आपको कोई बात डिफिकल्ट लगी हो बताइए, मैं रिपीट करता हूं ताकि पॉइंट क्लियर हो, फिर अगले पॉइंट की तरफ मूव करें जी। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसके अंदर हम सेग्रीगेशन कर देंगे 30% फेडरल के और 20% या 25% प्रोविंशियल, तो फिर भी पब्लिक कहा जाएगा इसको, फिर भी पब्लिक कहा जाएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आइए फिर इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ब्रीफली स्टेट विद रीजंस वेदर और नॉट यू कंसीडर द बिलो मेंशन कंपनीज टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द टैक्स पर्पस। हाँ, एक बात मैं पहले बता दूं, आपने कंपनी के नाम के ऊपर फोकस नहीं करना कि इसके नाम के साथ पब्लिक लिखा हुआ लिहाजा पब्लिक अलग नहीं, नाम को नहीं देखना। भले नाम के साथ पब्लिक लिखा हुआ है, ये नाम के साथ पब्लिक लिखा हुआ नहीं है, भले उसके नाम के साथ प्राइवेट भी लिखा हुआ है ना, अगर उसमें से कोई एक कंडीशन फॉलो करती है तो उसको फिर हम पब्लिक कहेंगे। तो हमने उसके नाम के हिसाब से फैसला नहीं करना, हमने इनमें से कोई एक सेक्शन अप्लाई करके देखना।
तो आइए अब पहला पॉइंट पढ़िए और फिर इसका जवाब दीजिए। पीपीएल इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाई गई एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है पाकिस्तान में। 59% ऑफ द शेयर्स ऑफ इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है जी? पीपीएल। एक कंपनी है जिसका नाम है जी पीपीएल। उसने कहा जी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड इज नॉट लिस्टेड। ये लिस्टेड नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसके 59% शेयर्स आर हेल्ड बाय बीबीसी कंपनी। इसके जो 59% शेयर्स हैं वो बीबीसी कंपनी के पास हैं। आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। अब जो बीबीसी है ये फॉरेन कंपनी है, ठीक है जी। यूनाइटेड किंगडम होल्ड्स 96% ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी कंपनी। अब इस बीबीसी कंपनी के जो 97% शेयर्स हैं वो यूके की गवर्नमेंट ओन करती है। अब उसने हमसे बीबीसी का नहीं पूछा, उसने हमसे पीपीएल का पूछा। ये इसका क्या ये पब्लिक कंपनी है? हाँ। क्यों नहीं है? 100% नहीं। वेरी गुड, शाबाश। अगर यहां 100% होता फिर हम इसको क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी कहते हैं। गुड, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 whose shares were traded on Pakistan Stock Exchange from 1 अगस्त until 29 जून 2020। 1 अगस्त से लेकर 29 जून तक इसके शेयर स्टॉक मार्केट में बेचे जाते थे। ऑन विच डेट कंपनी वॉज डी लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। तो 29 जून को यह कंपनी डी लिस्ट हो गई। तो टैक्स ईयर कहां खत्म होता है? 30 जून को। तो जब टैक्स ईयर खत्म हुआ क्या ये कंपनी लिस्टेड रही, रजिस्टर्ड रही? नहीं ना। तो टैक्स ईयर एंड होने से पहले जब ये डी रजिस्टर्ड हो गई तो इसको फिर क्या कहा जाएगा? प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। वेरी गुड। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपी होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, a public company under the Companies Ordinance 1984. ABC Limited is not listed on any stock exchange in Pakistan. एक कंपनी है जी केपीके, जो प्रोविंशियल सॉरी किधर की एबीसी लिमिटेड। कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। इसके 50% शेयर्स किसके पास हैं? केपीके की गवर्नमेंट के पास हैं। लेकिन ये कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो क्या ये पब्लिक कंपनी है? कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है? फर्स्ट में, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। नेक्स्ट देखिए। BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, 50% ऑफ द बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड 9% बाय द इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। BRR is not listed on any stock exchange in Pakistan. तो what is the status of BRR? क्या ये पब्लिक कंपनी है? क्या ये पब्लिक कंपनी है? क्यों? क्योंकि 50% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे जी? पब्लिक कंपनी कहेंगे जी। पर्सन कितने होते हैं? इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। पहले हमने कंपनी को डिफाइन किया, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा कि कंपनी पब्लिक भी होती है और कंपनी प्राइवेट भी होती है। अब फिर कौन सा पर्सन रहता है? कौन सा है जी? एओपी। आइए जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डिफाइन करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डिफाइन करते हैं। इस पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एओपी से डिनोट किया करेंगे। अगली दफा से ऑनवर्ड तो एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ करेगा जी। आइए जी पढ़िए एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है, लेकिन इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आता है चैप्टर नंबर 12 से, उसको वहां पर भी जाकर देखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म यानी पार्टनरशिप, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनडिवाइडेड फैमिली से हिंदूज की वो कंबाइंड बिजनेस करते थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वालिद अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट करा कर देता है बिजनेस में, और नॉर्मली ऐसा होता है कि वो बेसिकली जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हिंदू कल्चर में, तो वो क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट कमाकर वालिद साहब को देते हैं। अब जब टैक्स की बारी आती है
तो वालिद साहब से पूछें, वो कहते हैं मेरे बेटे बिजनेस करते हैं। जब बेटों से बात की वो कहते हैं मेरा हमारा प्रॉफिट अब्बा जी के पास जाता है। अब इनको टैक्स कैसे करें? तो लॉ ने कहा कि इन सबको आपस में पार्टनरशिप समझ लो, इन जो कैलकुलेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाली है टैक्स भी उन पर वैसे ही लगा दो। तो अब उनको एओपी समझ कर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। राइट नाउ इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती बहरहाल, और अब रिवाज चेंज हो चुके हुए हैं, लेकिन लॉ में कुछ बातें लिखी हुई हैं। आइए जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन यानी ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियली लॉ ने क्रिएट किया हो, जैसे कोई पाकिस्तान में जो कासा है बेसिकली सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट एसोसिएशन, तो वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उसको भी एओपी कंसीडर किए जाते हैं। एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, एनी बॉडी ऑफ पर्सन, 4-5 लोग मिलकर पाकिस्तान में बिजनेस करें फॉरेन लॉ के तहत, और फॉरेन का जो कानून है वो इसे पार्टनरशिप कहता हो, तो हम भी क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसमें फॉरेन पार्टनरशिप को एफबीआर क्या कह देता है? कंपनी कह देता है, भले वहां वो पार्टनरशिप हो, लेकिन अगर हम उसे एफबीआर से कंपनी कह देगा तो वो कंपनी कंसीडर होंगी जी। तो एनी बॉडी एंड पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कंपनी इसमें इस बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन क्या है जी, आपको अलग बता दी है। तो फर्म का मतलब क्या है? फर्म मींस द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि सम टाइम कुछ पार्टनर्स एक्टिव होते हैं, कुछ पार्टनर्स साइलेंट होते हैं। साइलेंट पार्टनर का मतलब जो इन्वेस्टमेंट तो करता है लेकिन बिजनेस को मैनेज नहीं करता। एक्टिव पार्टनर का मतलब जो इन्वेस्टमेंट भी करता है और बिजनेस को मैनेज भी करते हैं। चाहे कुछ बंदे इन्वेस्टमेंट करें, कुछ साइलेंट रहें, या सारे मिलकर मैनेज भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें, तो इन सबको क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा। और फर्म को लॉ ने क्या कहा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा। फर्म को लॉ ने क्या कहा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जी। तो जब हम बात समझ आ गई पर्सन की, पर्सन कितने? 3, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। बाकी भी हैं लेकिन हम याद 3 रखेंगे, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। हम जो अपनी अगली हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन जी। वैसे नॉर्मली जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हाउस एड्रेस से समझा जाता है। ऐसे इन हाउस एड्रेस यानी आपसे पूछे जो आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, आप कहेंगे पाकिस्तान के हैं, प्रोविंस वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जब रेजिडेंशियल की बात आती है, यहाँ पर टोटल रूल डिफरेंट है, टोटली कैलकुलेशन डिफरेंट है, टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट है रेजिडेंशियल पर्सन का। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स लॉ को किसी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या कंसर्न है? सबसे पहले क्या कंसर्न है जिसकी वजह से हम एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं? सवाल यह कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट होगा ना, हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि क्या ये रेजिडेंट है या ये रेजिडेंट नहीं है। इफ दैट पर्सन इज अ रेजिडेंट पर्सन, तो वो रेजिडेंट पर्सन अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में देगा, चाहे उसने इनकम पाकिस्तान से कमाई है या पाकिस्तान से नहीं कमाई, लेकिन टैक्स कहां देगा? पाकिस्तान में देगा। कब? जब वो रेजिडेंट होगा। इफ अ पर्सन इज अ रेजिडेंट पर्सन, he is liable to pay tax on his worldwide income। लेकिन उसकी बेसिक शर्त क्या है? पर्सन क्या हो? रेजिडेंट हो। पर्सन क्या हो? रेजिडेंट हो। तो इंडिविजुअल के लिए भी यही शर्त है, कंपनी के लिए भी यही कंडीशन है, और एओपी के लिए भी यही कंडीशन है। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट कैसे बनता है, कंपनी रेजिडेंट कैसे बनती है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट कैसे बनती है। ठीक है, तो रेजिडेंट टैक्स पेयर, पेज नंबर 10 पर देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 53, रेजिडेंट टैक्स पेयर। इट मींस अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन। अगर एक टैक्स पेयर रेजिडेंट पर्सन होगा तो वो, अगर एक टैक्स पेयर रेजिडेंट होगा तो हम उसको रेजिडेंट टैक्स पेयर कहेंगे। इट कैन बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, जो रेजिडेंट टैक्स पेयर है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, और रेजिडेंट कंपनी भी है। तो आइए हम पहले बात करते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की।
लॉ ने दो बातें, लॉ ने रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन बताई है कि ये रेजिडेंट होगा, ये रेजिडेंट होगा, ये रेजिडेंट होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन नहीं बताई। सिर्फ ये कह दिया इफ अ पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन इज कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट पर्सन। लेकिन रेजिडेंट कौन है उसकी डिटेल बताई हुई कि कौन कौन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट के साथ सिर्फ वन सेंटेंस लिखा हुआ, क्या भला, इफ अ पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन होता है, आइए बात करते हैं। तो हमने जब बात की तो सबसे पहले बात की किसके, रेजिडेंट इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट कब होगा। फिर हम बात करेंगे रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, और फिर हम बात करेंगे रेजिडेंट कंपनी की। तो हम पहले बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की। रेजिडेंट इंडिविजुअल की जी, फेडरल गवर्नमेंट को भी रेजिडेंट पर्सन कहा जाता है। तो आइए भला हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 51, जो चीजें ब्रैकेट में लिखी जाती है, जो नंबर, इसको सब सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अलोंग विद इसके साथ हम इसका सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 82। इसमें यह बताया गया कि एक पर्सन रेजिडेंट कब होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट कब होगा, ठीक है। ये पर्सन, ये कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा पेपर में आई है, लॉ में कई दफा इसमें अमेंडमेंट भी की गई है, और फिर भी एग्जामिनर इसको यूज करता है। अभी रिसेंट 2024 के पेपर में भी उसने यहां से क्वेश्चन बनाया हुआ था, मैं आपको समझाता हूं। तो एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ द इंडिविजुअल इज, यहां पर है जी, जो अल्फाबेट्स होते हैं इनको क्लॉजेस कहा जाता है, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी और डी। ये क्लॉज सी और ये क्लॉज डी, ठीक है जी, ए, सी एंड डी। जी, हम किसकी बात करें, वी आर डिस्कसिंग रेजिडेंट इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल पर्सन इज कंसीडर्ड एज रेजिडेंट कब, व्हेन, पहला पॉइंट कि वो पाकिस्तान में 183 और मोर डेज पाकिस्तान में गुजारे। इफ ही इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, इफ ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, इफ दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 और मोर डेज। If a person is present in Pakistan for 183 और more days, ये जो 183 और more days हैं, ये एग्रीगेट डेज होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब पूरे साल के जो दिन हैं उसमें से देखेंगे ये बंदा कितने दिन पाकिस्तान में रहा, उन तमाम डेज को सम किया जाएगा, एग्रीगेट किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि क्या ये 183 डेज बनते हैं या 183 नहीं बनते। ये 183 का मतलब है पूरे साल को हाफ कर दिया। साल में अगर 365 डेज है उसे हाफ कर दिया, यानी अगर एक बंदे ने आधा साल पाकिस्तान में स्पेंड किया हो, प्रेजेंट रहा हो पाकिस्तान में, तो उसको क्या कहा जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉमन मिस्टेक नहीं करनी, यहां पर नंबर ऑफ डेज की बेस पे फैसला किया जाएगा, ना उसका पासपोर्ट देखा जाएगा, ना उसको कोई शनाख्ती कार्ड देखा गया, ना कोई और बर्थ सर्टिफिकेट देखा गया, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ क्या देखा, नंबर ऑफ डेज। वो दुनिया के जिस मुल्क का भी है, जिस कंट्री का भी है, अगर उसने पाकिस्तान में 183 डेज पूरे या इससे ज्यादा दिन पाकिस्तान में स्पेंड कर लिए, गुजार लिए हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। चाहे वो पाकिस्तान का शहरी है या पाकिस्तान का शहरी, उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है या पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है। तो व्हेन एवर द नंबर ऑफ डेज इन एग्रीगेट विल एक्सीड फ्रॉम 182, 182 से ज्यादा हो, तो 182 से ज्यादा कौन सा हुआ, 183 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी दिन होंगे ना, हमें एटलीस्ट कंसर्न किसके साथ है, 183 डेज के साथ है। तो जहां पर ये 183 डे पूरा हो गया, इससे ऑनवर्ड जितने भी डेज है उससे कंसर्न नहीं। 183 पूरे हो गए या इससे ज्यादा हो गए, ये क्या कहलाएगा, रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। तो अब ये बंदा पाकिस्तानी सोर्स इनकम, कि जो इनकम इसने पाकिस्तान से कमाई है वो भी, और जो इनकम इसने फॉरेन सोर्स से कमाई है वो भी, इसको क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, ये टोटल इनकम निकल आएगी। तो इसकी इस टोटल इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स लगाएंगे। ये फॉरेन सोर्स इनकम इसने पाकिस्तान से अगर नहीं भी कमाई तो टैक्स पाकिस्तान में देगा। टैक्स कहां देगा, पाकिस्तान में देगा। ये पहली शर्त है इंडिविजुअल पर्सन के रेजिडेंट होने की। नो एनआईसी, नो पासपोर्ट, नो CNIC, नो ओवरसीज NIC, नो एनी अदर सर्टिफिकेट, ओनली नंबर ऑफ डेज, और वो भी इन अ टैक्स ईयर। यानी एक टैक्स ईयर में अगर इसने 183 या ज्यादा डेज गुजारे तो इसको क्या कहा जाएगा, तो
तो क्या आपको पता है कि ये टैक्स ईयर क्या होता है, कहां से शुरू होता है? फर्स्ट, नेक्स्ट कब जी? 30 जून। तो अगर इसने इस ड्यूरेशन में टोटली 183 या से ज्यादा डेज गुजार लिए तो ही इज नाउन एज रेजिडेंट पर्सन। ही इज नाउन एज अ रेजिडेंट पर्सन। अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, ये हर साल सेपरेट मेजर किए जाते हैं, हर साल अलग अलग चेक किया जाता है। दिस इज नॉट इसेंशियल दैट अ पर्सन वॉज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, ही विल बी नॉन रेजिडेंट फॉर करंट ईयर। नो, नॉट इसेंशियल कि अगर एक बंदा पिछले साल रेजिडेंट था इस साल भी रेजिडेंट हो, ये जरूरी नहीं है। और अगर वो पिछले साल नॉन रेजिडेंट था इस साल भी नॉन रेजिडेंट हो इक्वली, ये भी जरूरी नहीं है। तो हर साल क्या किया जाएगा, ये नंबर ऑफ डेज क्या चेक किए जाएंगे, हर साल चेक किए जाएंगे। अगर 183 पूरे हो गए फिर क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो ये फर्स्ट क्लॉज थी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने की, फर्स्ट वन। क्लॉज नंबर सी है कि जो पर्सन है ना, ये पर्सन ये एम्प्लॉय है, ही इज द एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड इज पोस्टेड अब्रॉड। अगर एक बंदा जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसे पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया, उसकी जॉब पाकिस्तान से बाहर लगाई गई और उसने पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं गुजारा, तो उसके बावजूद भी ये क्या होगा, रेजिडेंट पर्सन होगा, बिकॉज ही इज द एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तानी सफीर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में पोस्टेड हैं, तो पूरा साल पाकिस्तान में सिंगल डे भी नहीं गुजारते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या कहा जाता है, रेजिडेंट पर्सन कहा जाता है। आपने देखा कि यहां पर ए के बाद पॉइंट बी नहीं, सी आ गया। पॉइंट बी जो था वो लॉ से ओमिट हो गया, इसलिए यहां पर नहीं लिखा हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। जो ये क्लॉज है ना, ये वाली, ये रिसेंटली ऐड की गई थी कुछ साल पहले। ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई उसने ये क्लॉज ऐड की, ठीक है, ये न्यू क्लॉज ऐड की गई। देखिए पाकिस्तान में कई सारे रिच पर्सन ऐसे हैं, रिचेस्ट पर्सन ऐसे हैं जो पता क्या करते हैं, पाकिस्तान में अपने डेज 183 पूरे नहीं होने देते। उनके कंसल्टेंट्स ने बता के रखा हुआ है, आप रिचेस्ट पर्सन हैं, आपके ग्लोबली बिजनेस है, पाकिस्तान में है, कई सारे कंट्रीज में आपका बिजनेस है, ठीक है ना। और अगर आपके पाकिस्तान में 183 डेज पूरे हो जाते हैं, आप रेजिडेंट बन जाते हैं, तो जो आपका यूएसए का बिजनेस है उसके भी टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा, जो यूके में आपका बिजनेस है उस पर भी टैक्स आपको पाकिस्तान में देना पड़ जाएगा। तो फिर आप जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके कंसल्टेंट होते हैं ना, फिर आप उनको समझा के रखते हैं कि ख्याल कीजिएगा सेठ साहब, 183 डेज पाकिस्तान में पूरे नहीं होने देने। क्योंकि अगर आपके पाकिस्तान में प्रेजेंस, अच्छा इनमें प्रेजेंट होना जरूरी है, प्रेजेंट हो, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में हो, बिजनेस करे ना करे, काम करे ना करे, छुट्टियों पर रहे, रेस्ट करे, पड़ा रहे, ऐसे ही तो डेज स्पेंड करना है पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये पॉइंट नंबर, इसकी जो बात पॉइंट सुना रहा वो ये है कि अब ये जो रिचेस्ट पर्सन है जिनका दुनिया के कई सारे ममालिक में बिजनेस होता है, तो उनको उनके कंसल्टेंट सिखाते हैं कि भाई साहब क्या करें, जैसे ही दिन पूरे हों पाकिस्तान से उठ जाएं, ठीक है ना, और फिर पाकिस्तान से बाहर ही रहें ताकि जो बिजनेस आपका दुनिया में है, बाकी मुल्कों में, उसका टैक्स भी पाकिस्तान में ना देना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए लॉ में अमेंडमेंट की। लॉ में क्या की, अमेंडमेंट की। अब जो करंट जो स्टेटस है ना, जो पेपर में पूछा भी गया 2 दफा पेपर में, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट है, अब जो नई बात है ना, अब देखा जाएगा कि क्या ये बंदा पाकिस्तानी सिटीजन है। अगर एक बंदा जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, अगर एक बंदा जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी हो, उसने दुनिया के किसी भी मुल्क में 182 डेज ना गुजारे, दुनिया के किसी एक मुल्क में 182 डेज ना गुजारे, ठीक है ना, दुनिया के किसी मुल्क में 182 डेज ना गुजारे हों, ठीक है ना, और दुनिया के किसी दूसरे पर्पस में, दुनिया के किसी दूसरे कंट्री में वो टैक्स रेजिडेंट ना रहा हो, नॉट अ टैक्स रेजिडेंट,
कि दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में वो टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट ना रहा हो, ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तानी शहरी है ना, अगर वो पाकिस्तानी शहरी है तो फिर वो रेजिडेंट कहलाएगा। पहले क्या होता था, 182 डेज गुजार कर फुट जाते थे, ठीक है ना। अब कुछ टाइम इधर गुजारा, कुछ उस मुल्क में गुजारा, कुछ उस मुल्क में गुजारा। अब जब पूरा साल खत्म हुआ, ट्रेस करके देखा तो किसी एक मुल्क में भी उन्होंने 182 डेज नहीं गुजारे हुए थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहले देखें इधर कि क्या ये बंदा पाकिस्तानी शहरी है। अगर जवाब आई यस, फिर कहानी चलें आगे कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में इसने 182 डेज गुजारे हैं। उसने कहा नहीं गुजारे। फिर देखें क्या ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है। उसने कहा नहीं है। फिर ये पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा। अब जो पहले दिन गुजार के फुट जाते थे अब पकड़े गए। अब उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो पहले वो अवेल कर रहे होते थे। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। या 182 डेज उसने किसी दुनिया के मुल्क में ना गुजारा। और हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, तो पाकिस्तान में वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। पाकिस्तान में वो क्या होगा जी, रेजिडेंट होगा। आइए मैं जो बात मैंने आपको आखिरी पढ़ाई है इसकी आपकी एक एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूं कि मिस्टर हुसैन इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर हुसैन इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही स्टेड इन कतर फॉर 110 days and stayed in Thailand for 90 days. In Pakistan he stayed 165 days. जी बताइए पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे, 165। तो क्या पहले वाली शर्त पूरी हुई, नहीं हुई। अब चलें दूसरी, क्या ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, हाँ जी है। अब देखें इसने कौन कौन से मुल्क में कितने कितने दिन गुजारे। अब इसने कतर में 110 दिन गुजारे और 90 दिन कहां गुजारे जी, थाईलैंड। किसी एक मुल्क में 182 डेज गुजारे, नहीं गुजारे। क्या ये दुनिया के किसी थाईलैंड में या कतर में ये टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट हुआ, नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में क्या होगा, रेजिडेंट हो जाएगा। अभी 2024 में यही सवाल उसने पूछा। मैंने यहां कतर शतर लिखे, उसने कोई और नाम लिख दिए। मैंने 110 दिन कट्टे कतर में गुजार लिए, उसने 2 चक्कर लगवा लिए कतर के। उसने यूएसए का डाटा दिया और 2 चक्कर लगवा लिए कि एक दफा आया फिर गया, फिर आया फिर गया, ठीक है। तो हमने जो डेज कैलकुलेट करने होते हैं वो एग्रीगेट करने होते हैं। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देता हूं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए। उसमें हम देखेंगे क्या भला, अब देखेंगे कि कलेक्टिव डेज देखें तो पाकिस्तान में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो किसी एक ना एक जगह का तो वो रेजिडेंट होगा ही होगा। तो अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में वो रेजिडेंट नहीं हुआ तो टैक्स पर्पस के लिए पाकिस्तान में उसे फिर क्या कर दिया जाएगा, रेजिडेंट बना दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर 183 डेज वाली क्लॉज देखनी होगी तो फिर पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सिटीजनशिप नहीं देखी जाएगी। अगर एक बंदा जो इस कैटेगरी में पूरा नहीं आ रहा, इसमें पूरा नहीं आ रहा, फिर तीसरी कहानी देखी जाएगी। तो जो तीसरी कहानी ये शुरू कहां से होगी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से होगी। अगर ये बंदा पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है तो फिर अगले सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगले सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो जो बंदा रेजिडेंट होगा वो अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देगा, और जो नॉन रेजिडेंट होगा वो सिर्फ उस इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देगा जो उसने पाकिस्तान से कमाई होगी। जैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम, जस्ट पाकिस्तानी सोर्स इनकम। आइए जो बातें आपको बताई हैं, अच्छा इसके साथ है जी इनकम टैक्स रूल्स 2002 यानी रूल 14। हम यहां पढ़ते हैं इनकम टैक्स रूल्स 2002 और उसका रूल नंबर 14। जो रूल 14 है ना, रूल 14 हमें बताता है कि आपने ये 183 डेज कैसे काउंट करने। रूल 14 हमें ये बताता है कि 183 डेज कैसे काउंट करने हैं। ये रूल 14 पढ़ें, फिर मैं आपको पास पेपर से इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराता हूं। सो इनकम टैक्स रूल 2002 रूल 14 ये बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट दीज डेज। तो इस 183 को एग्रीगेट करते वक्त कौन कौन से डेज काउंट करेंगे और कौन कौन से डेज काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस।
जब एक बंदा पाकिस्तान में है तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर में एक ही जगह पर रहे। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इट इज इक्वली नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कि वो पाकिस्तान में 183 डेज मुसलसल रहे, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, रूल 14 स्टेट्स दैट द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज of stay of an individual in Pakistan. The said rule is as under. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। Part of the day that an individual is present in Pakistan. Part of the day. Part of the day यानी अगर एक बंदा आधा दिन भी पाकिस्तान में रहा होगा, उस आधे को भी क्या करेंगे, पूरा काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से पाकिस्तान में पहुंचा, जब पाकिस्तान में पहुंचा रात के 11 बज चुके थे। जब उसकी फ्लाइट पाकिस्तान में लैंड की तो रात के 11 बज चुके थे, और 1 घंटे के बाद क्या हो गया, डेट तब्दील हो जाती है, ऐसी है ना। तो जब वो इमिग्रेशन पर पहुंचा, पासपोर्ट ऑफिस पर पहुंचा इमिग्रेशन पर, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई, वो तो उसी डेट की लगाई जो रात को 11 बजे डेट प्रिवेल कर रही है। तो अभी 1 घंटा सारा रहता था, तो उसका डे पूरा काउंट होगा, उसका डे पूरा काउंट होगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द डे दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर counts as a whole day of such presence. जिस दिन वो आएगा वो दिन भी साथ काउंट करेंगे, और जिस दिन जाएगा वो दिन भी साथ काउंट करेंगे इन 183 को पूरा करते वक्त। तो डे ऑफ अराइवल भी साथ काउंट करना है, डे ऑफ डिपार्चर भी साथ काउंट करना है। जब आप न्यूमेरिकली इस पॉइंट को पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, ये आने का दिन शामिल नहीं करते, ये जाने वाले दिन काउंट नहीं कर रहे। तो नहीं, दोनों काउंट करने, डे ऑफ अराइवल भी काउंट करना है, डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट करने। एंड लाइकली जब ये बंदा पाकिस्तान से वापस गया तो इसकी फ्लाइट रात को 1 बजे की थी, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो 1 बजे पहुंचेगा, कहां पर भला, इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचेगा अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाने के लिए, तो वो 1 बजे जो रात को गया, सिर्फ 1 घंटा उसने पाकिस्तान में गुजारा, वो दिन भी पूरा काउंट होगा, द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए। The following days in which an individual is wholly or partially present in Pakistan count as a whole day of such presence. Namely, अगर एक बंदा पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में पब्लिक हॉलीडे थी, छुट्टी थी, वो जिस ऑफिशियल टास्क के लिए वो परफॉर्म नहीं हो सका, क्या जी यहां पर पब्लिक हॉलीडे है, या अ डे ऑफ लीव, कि जब वो बंदा पाकिस्तान में आया तो लीव डे था, उसने छुट्टी कर ली अपने ऑफिस से। सिक लीव, इंक्लूडिंग सिक लीव, जब पाकिस्तान में पहुंचा उसने पाकिस्तानी खाने खाए और बीमार पड़ गया, और उसने अपने ऑफिशियल असाइनमेंट से छुट्टी ली और कुछ दिन रेस्ट किया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये वाले डेज भी काउंट होंगे, चाहे उसका ऑफिशियल काम हुआ या नहीं हुआ, ये डेज भी साथ काउंट होंगे। उसके बाद अ डे दैट इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इज इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। जब पाकिस्तान में पहुंचा, पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन चल रहा था, कोई लॉकआउट चल रहे थे, कोई स्ट्राइक चल रही थी, और स्ट्राइक की वजह से वो स्टक हो गया, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सका जिस ड्यूटी पर वो आया था। तो इस लॉकडाउन की वजह से अगर उसका कोई ऑफिशियल टास्क परफॉर्म नहीं हो सका तो ये दिन काउंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे वो कहे जी आपके मुल्क में 1 दिन छुट्टी थी, मेरा ये दिन काउंट ना करें। उसने कहा नहीं, जब आप पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं तो सारे डेज काउंट करेंगे। नेक्स्ट है कि अ हॉलीडे स्पेंट बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। अगर उसने पाकिस्तान में कोई दिन गुजारे, हॉलीडेज गुजारे, छुट्टियां गुजारी, मसलन वो ऑफिशियल टूर पर पाकिस्तान आया, उसने अपने जब काम परफॉर्म कर ली, जो ऑफिशियल असाइनमेंट थी वो परफॉर्म कर ली, तो उसने पाकिस्तान के एरियाज घूमना शुरू कर दी। ठीक है, मुल्तान में जाए, मुल्तान के लोग मीठे हैं, फल भी मीठा, हलवा भी मीठा, हो सकता है कोई मुल्तानी मीठा मिल जाए, मुल्तान विजिट करने आ गए। ठीक है, तो आपने उसको मुल्तान के सारे गेट फिर आए, दरबार फिर आए सारे मुल्तान के, रोटी घर से नहीं खिलाई, दरबारों से खिलाई। ठीक है, तो अब बात को अंडरस्टैंड कीजिए। अब ये ऑफिशियल ड्यूटी पर है या पर्सनल ट्रिप पर है, तो ये डेज भी साथ काउंट होंगे, ये डेज भी क्या होंगे, साथ काउंट होंगे। अब इन तमाम डेज को काउंट करके बताया जाएगा कि 183 बनते हैं या नहीं बनते। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर एक पर्सन जो है ना, वो दो कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा है, 2 डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहा है, वो दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं। 2 कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा है, वो दोनों डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन उसकी फ्लाइट का जो रूट है वो वाया पाकिस्तान है। यानी उसने इनडायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी
ठीक है ना, अपने किसी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे बैठा, पाकिस्तान लैंड किया जहाज, 2-4 घंटे एयरपोर्ट पर स्टे किया, फिर नई फ्लाइट पे बैठा और अगले मुल्क चला गया। ठीक है ना। अब जिन 2 कंट्रीज में वो ट्रेवल कर रहा है, अगर ये दोनों डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हैं, जहां से उसने फ्लाइंग स्टार्ट की वो भी, जहां से उसकी डेस्टिनेशन वो दोनों अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से पाकिस्तान में जो कुछ टाइम गुजार के जा रहा है, ये डे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला डे काउंट नहीं करेंगे जब वो बंदा इन ट्रांजिट रहा हो। इन ट्रांजिट का मतलब इन बिटवीन 2 डेस्टिनेशंस, इन बिटवीन 2 डेस्टिनेशन, और जो दोनों डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हों, दोनों डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हों, तो ये जो डे पाकिस्तान में वो गुजार कर जाएगा, वो डे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इन 183 में वो डेज काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे डेज काउंट करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये 183 बनते हैं या 183 नहीं बनते। जैसे आजकल पाकिस्तान में कई सारे फॉरेन क्रिकेटर्स आए हुए हैं, क्या करने के लिए, पीएसएल वगैरह खेलने के लिए। अब जब ये पाकिस्तान में आए हैं तो इनके डेज काउंट होना शुरू हो गए, और जब ये जाएंगे तो उस वक्त तक देखा जाएगा कि इनके डेज 183 बनते हैं या नहीं बनते। अगर तो बनते होंगे तो दुनिया में जहां जहां से पैसा कमाया होगा, टैक्स पाकिस्तान में देंगे। लेकिन अगर डेज नहीं बनते तो फिर सिर्फ जो पैसे पीएसएल से कमाए हैं उन्हीं पर पाकिस्तान में टैक्स देकर जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, इसी के चैप्टर के आखिर में गिवन है। तो ये जो चीजें अब तक पढ़ी, इसको याद रख के आइएगा।